हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया है। उसी दिशा में बढ़ते हुए हमने आज से एसे राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की है। यह सीरीज आपको सप्ताह में एक दिन मिलेगी, जिसमें हम आपको कई सारे ऐसे एसे से परिचित कराएंगे जो कि यूपीएससी की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही आप में से जो लोग भी एसे से संबंधित, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या कॉलेज लाइफ से हो, तो कैसे एसे लिखना चाहिए या एसे के संबंध में जो विचारधाराएं आज विद्यमान हैं पूरे समाज में, उनको कैसे कवर करना चाहिए, इन सारी बातों पे हम अपनी चर्चा करेंगे। हमारी ये चर्चा बेसिकली 7 से 8 पार्ट में होगी, जिसमें हम ये देखेंगे कि वास्तव में एसे क्या होता है, उसके टाइप कैसे होते हैं, एसे में और अदर चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है, हमें ऐसे कैसे लिखना चाहिए, और ये भी देखेंगे कि ऐसे लिखते वक्त हमें किन किन बातों को ख्याल रखना चाहिए। और फिर हम कई सारे मॉडल ऐसे के माध्यम से ये देखने का प्रयास करेंगे कि हमने अपने ऐसे को कहाँ तक सही करने का प्रयास किया है। और इस दिशा में हम जितने भी बैक ईयर पेपर हुए हैं अभी तक ऐसे से संबंधित, चाहे वो 2020 यूपीएससी का ऐसे का पेपर हो या 2019 का हो या 18 का, जितने भी ऐसे अभी तक पूछे गए हैं, उन सभी ऐसे के मॉडल आंसर के तहत हम आपको ऐसे राइटिंग की शुरुआत करने के लिए बताएंगे, ताकि आप अभी से अपनी लेखनी को इतना परिपक्व कर सकें कि एग्ज़ाम हॉल में जब आप ऐसे राइटिंग की शुरुआत करें तो आपको नएपन का बिल्कुल भी एहसास ना हो। तो चलिए इसी दिशा में हम शुरू करते हैं अपने पार्ट 1 की सीरीज। इसमें हम देखेंगे कि वास्तव में ऐसे क्या होता है और ऐसे के टाइप क्या होते हैं और ऐसे और लेख में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन आज हमारी जो चर्चा होगी वो केवल और केवल ऐसे क्या होता है इस पे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है निबंध लेखन। निबंध लेखन का मतलब होता है एसे राइटिंग। निबंध जो ये वर्ड है ये अपने आप में अलग है। एसे जो वर्ड है वो अपने आप में अलग विचार को प्रदर्शित करता है। निबंध के बारे में कई सारे विचारकों के मतभेद है। कुछ लोग इसे संस्कृत से ओरिजिन मानते हैं, तो कुछ इसे एक विधा के रूप में, तो कुछ इसे स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में दर्शाते हैं, तो कहीं कुछ लोग कहते हैं ये विचार परक कल्पना पे आधारित होता है। यानी कि निबंध को लेकर कई सारे विचारकों के मतभेद बना है। तो हम ये देखेंगे कि वास्तव में निबंध होता क्या है, निबंध के प्रकार क्या होते हैं, निबंध और लेख के मध्य अंतर क्या होता है, और निबंध जब हम लिखते हैं तो उस समय अपनाई जाने वाली वो कौन सी प्रोसेस हैं जिसके बेस पे हम अपने निबंध को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। और जब हम उस प्रोसेस को अपनाते हैं तो उस समय हमें किन किन चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये एसे राइटिंग की क्लास यूपीएससी के एस्पायरेंट्स के लिए बनाई गई है, तो हम इसमें यूपीएससी एस्पायरेंट से रिलेटेड जो भी टॉपर्स अभी तक एसे राइटिंग में रहे हैं, उन्होंने क्या सजेशंस दिए, उन्होंने क्या बताया कि किस तरीके से आप अपने एसे को बेस्ट से बेस्ट वर्जन का बना सकते हैं, उनको अडॉप्ट करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं या जो चेयरपर्सन्स हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू पैनल में एसे से संबंधित कौन सी बातों का जिक्र किया, हमारी एक्सपर्ट टीम उसके बारे में भी आपको बताएगी। और साथ ही हम कई सारे एक्सपर्ट्स जो या तो हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं या तो हमारी टीम के किसी न किसी कनेक्शन में हैं या किसी ऐसे राइटिंग की बुक में बेस्ट से बेस्ट जो सजेशंस दिए गए हैं, उनको हम एडॉप्ट करके आपको बेहतर से बेहतर सुझाव देने का प्रयत्न करेंगे, ताकि आप ऐसे से संबंधित जितनी भी जानकारी हैं वो केवल और केवल एक जगह से प्राप्त कर सकें और आपको किसी भी भटकाव की दिशा में न जाना पड़े। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम ऐसे को किस तरीके से टैकल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वास्तव में ऐसे क्या है। और आज हमारे पार्ट 1 की चर्चा केवल और केवल यही होगी कि ऐसे वास्तव में क्या होता है। जब हम अपना पार्ट 2 देखेंगे तो पार्ट 2 में देखेंगे कि ऐसे के टाइप क्या होते हैं और ऐसे व लेख के मध्य क्या डिफरेंस होता है। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि जब हमें ऐसे राइटिंग करना चाहिए तो उस समय वो कौन सी प्रोसेस हैं जिसके तहत हम अपना एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। और फिर पार्ट
4 में हम देखेंगे कि ऐसे राइटिंग के समझ आने वाली वो कौन सी चुनौतियां हैं, और पार्ट 6 और 7 में हम ये देखेंगे कि ऐसे से संबंधित कौन से सुझाव हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हम 7 पार्ट के माध्यम से केवल ये देखेंगे कि ऐसे कैसे बेहतर से बेहतर लिखा जा सकता है, और फिर हमारी जो पार्ट 8, पार्ट 9 या पार्ट 10 की सीरीज होगी उसमें हम किसी न किसी टॉपिक से संबंधित एक ऐसे को उठाएंगे, उसके बारे में आपको पूरा अवगत कराएंगे, उसकी उन सारी डायमेंशंस को कवर करेंगे कि आप बेस्ट से बेस्ट ऐसे कैसे लिख सकते हो। क्लियर? तो चलिए हम पहले देखते हैं कि वास्तव में ऐसे क्या है। कई सारे विचारकों के मध्य ये मतभेद बना रहता है कि क्या ऐसे कोई विधा है, या ऐसे को कोई, निबंध को कोई ऐसे भी कहता है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, कुछ लोग इसे निबंध कहते हैं, और निबंध क्यों कहते हैं हम इसकी भी चर्चा करेंगे, और इसे ऐसे क्यों कहा जाने लगा हम इसकी भी चर्चा करेंगे। कई सारे व्यक्तित्व ये भी कहते हैं कि ऐसे कल्पना व तथ्यों का एक पुंज होता है, तो कोई ये कहता है कि वास्तव में ऐसे किसी व्यक्तित्व का विश्लेषण करता है। इन सब बातों से परे हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये बेसिक चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन ऐसे में जो व्यक्तित्व का रोल है इसकी क्या प्रासंगिकता है, और यूपीएससी ने इन चारों में से केवल व्यक्तित्व के विश्लेषण को ही क्यों अपनाया, और इसके माध्यम से वो हमें क्या जानने का प्रयास करना चाहता है। क्लियर? तो हम तो बस ऊपर की जो चर्चाएं हैं इनको नाम मात्र के लिए करेंगे, क्योंकि हमें कोई ऐसे में वो नहीं करना है, कोई बुक राइटिंग नहीं करनी है। क्लियर? तो हम बस बेसिक समझेंगे कि विधा का क्या मतलब होता है, क्यों लोग इसे एक विधा कहते हैं, क्यों इसे लोग ऐसे कहते हैं, और क्यों इसे लोग कल्पना व तथ्यों का एक पुंज कहते हैं। क्लियर? और सबसे ज़्यादा जो हमारी विश्लेषण होगी चर्चा की वो ये होगी कि इसे व्यक्तित्व का विश्लेषण क्यों कहा जाता है। तो हम पहले देखेंगे कि विधा का क्या मतलब। आप में से कई सारे लोग जब सॉन्ग सुनते हो तो आप उसमें देखते होगे कि आप कई टाइप के सॉन्ग सुनते हो। या तो आप क्लासिकल सुनते हो, या तो आप रैप सुनते हो, या तो आप हिप हॉप सुनते हो। कई सारे आप ऐसे सॉन्ग सुनते हो, चाहे बॉलीवुड के या हॉलीवुड के, अलग अलग टाइप के। तो बेसिकली वो टाइप ही होते हैं उन सॉन्ग्स के। सॉन्ग एक बड़ा वर्जन है और फिर उनमें कई सारे टाइप हो गए। उसी तरीके से राइटिंग एक बड़ा वर्जन है और उसी के अंतर्गत कई सारी चीज़ों की राइटिंग हो गई। जैसे आप स्टोरी लिखते हो, आप कोई ड्रामा लिखते हो, आप कोई लेख लिखते हो, आप कोई उपन्यास लिखते हो। लेकिन क्या कहानी, उपन्यास, नाटक या लेख ये सब ऐसे होते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे इन सबसे अलग है। ऐसे की अपनी एक अलग शैली है, और वो ऐसे की शैली क्या है? कई सारे विचारक जब संस्कृत का टाइम पीरियड चलता था तो ये मानते थे कि जो ऐसे होता है वो विरोधी सिद्धांतों को चुनौती के तौर पर पेश करता है, और फिर क्या करता है कि उनके एक एक तर्कों को अपने प्रमाणों की मदद से उनका खंडन करता है। और जब वो खंडन करता है तो इसी खंडन को निबंधन कहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये एक निबंध है। मतलब आपने कोई एक वाक्य देखा, आपने कोई एक प्रश्न देखा, आपने देखा कि इस प्रश्न में ये बात कही गई है। आप क्या करोगे? उस प्रश्न के एक छोर को पकड़ोगे और उसके एक एक पोर पोर को तोड़ते हुए चलोगे, और तोड़ते हुए जब आप जाओगे तो तर्क और तथ्य के माध्यम से ये प्रूव कर दोगे कि इसने ये जो बात कही है इसमें कितनी सार्थकता है, इसमें कितनी प्रासंगिकता है, और ये वर्तमान युग में कितना यथावत रह सकता है। समझ गए? तो उसी चीज़ को दर्शाता है ऐसे। लेकिन समय जब बदला तो निबंध को लेकर कई सारे विचारकों ने अपने नए विचार व्यक्त किए, जिसमें आप सबसे पहला नाम सुनते हो किसका? मानतेन का। मानतेन ने क्या किया कि उन्होंने उस समय के यूरोपीय जगत में, जो 16वीं सदी का टाइम पीरियड चल रहा था यूरोप में, आपको पता है कि पुनर्जागरण और प्रबोधन का टाइम पीरियड था वो, तो उन्होंने क्या किया कि एक नई विधा के रूप में ऐसे की शुरुआत की। लेकिन जो ये ऐसे था ये पुरातन के निबंध से काफ़ी भिन्न था। समझ गए? इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि हमने किसी एक पॉइंट को पकड़ा और उसे तथ्य और तर्क के माध्यम से उसे टुकड़ों में विभाजित करने की शुरुआत की, और अंत में ये प्रमाणित कर दिया कि यह तथ्य कितनी प्रासंगिकता अपनी बनाए हुए है।
इन्होंने इसे प्रयोग के माध्यम से किया। कहने का मतलब इनका जो एसे था उसमें ना तो कोई कहानी होती थी, ना ही कोई पात्र होता था और ना ही किसी प्रकार की कोई घटना का जिक्र होता था। इन्होंने नाटक से हटकर, कहानी से हटकर दृश्य व मंच की प्रस्तुति के बिना ही अपने लेख को लिखने का प्रयत्न किया। इन्होंने लोगों को ये बताया कि कविता और किताबों से अलग हटकर भी कोई एक चीज़ लिखी जा सकती है जिसे एसे कहा गया। जब ये ऐसी बातें कर रहे थे तो कई सारे लोगों को लगा कि एसे आखिरकार क्या कविता, नाटक और कहानी के समान है या उससे भिन्न है। तो आपको पता हो, इन्होंने कहा कि जो एसे है वो जितनी भी विधाएं होती हैं, चाहे वो कविता की हो, चाहे उपन्यास की हो, चाहे कहानी की हो या फिर नाटक की, इन सब से परे होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे मुश्किल बात यह है कि ना तो जब कहानी होगी, ना उसमें जब पात्र होगा, ना ही उसमें कोई नाटक होगा। आप एक तरीके से कह सकते हो कि जब खाने में किसी प्रकार का कोई स्वाद ही नहीं होगा, फिर भी आप सामने वाले को ये कहते हो कि आपको ये खाना खाना है, और वो कैसे खाना खाएगा, आपको अपनी बातों में कैसे उसको उलझा कर रखना है, ये सबसे एक महान कसौटी मानी जाती है। इसीलिए आप देखोगे कि एसे का जो लेखक है वो पाठक को बांध कर रखने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करता है। और तब ज़रूरी क्या हो जाता है कि जब आपको कोई मुश्किल लगती है, जैसे आपने किसी व्यक्ति को अपने घर में खाने के लिए बुलाया और आप अपने घर में सादा खाना रखते हो, तो आप उसको कैसे खाना खिलाओगे? उसको अच्छी से अच्छी बातों में, अच्छी से अच्छी इंटरेस्टिंग बातों में रखोगे, उसको उस चीज़ के लिए मनोरंजित करोगे ताकि वो खाने के प्रति अपने आप को आगाह कर सके। क्लियर? तो यही इसमें होता है। इसमें राइटर क्या करते हैं, वो अपनी भाषा के माध्यम से, अपने विचार क्षमता के माध्यम से कोशिश ये करते हैं कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसके हृदय में हम उतर सकें। वो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि पाठक को ये लगने लगता है कि इसे और पढ़ना चाहिए। ये बात अलग है कि उसमें तथ्य नहीं होते, उसमें कहानी नहीं होती, उसमें किसी प्रकार का मनोरंजन नहीं होता, उसमें किसी प्रकार की कल्पना नहीं होती, लेकिन इन सब चीज़ को देखते हुए भी अगर आप उसको बांध कर रख सकते हो तो आपका ऐसे बेस्ट वर्जन का माना जाता है। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आई। फिर आप देखोगे कि हिंदी साहित्य के जगत में रामचंद्र शुक्ल नाम के काफ़ी बेहतरीन या काफ़ी महान व्यक्ति हैं जो ऐसे राइटिंग के लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने कहा भी है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। मतलब कि गद्य को अगर कोई बेस मानकर कोई कवि या कोई लेखक की कसौटी की जानकारी ले सकता है, तो वास्तव में गद्य की भी अपनी एक कसौटी है जो कि निबंध को दर्शाती है। अगर आपका बेहतर गद्य आप लिख सकते हो तो आप समझिए कि आप ऐसे राइटिंग कर सकते हो। समझ गए? फिर आप देखोगे कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें किसी पर्दे या किसी पात्र या पाठक के सामने प्रस्तुत होता है और डर ये रहता है कि कहीं पेज को पलट ना दिया जाए। कहने का मतलब अगर उसकी बातों में तथ्यात्मक की जगह पे उतना प्रभाववान भाषा शैली नहीं होगी, उसमें वो विचार नहीं होंगे, तो कैसे कोई लेखक या कैसे कोई पाठक उस पन्ने को पलटने पे मजबूर नहीं होगा। आप देखोगे, आप में से जब कई सारे लोगों ने बाहुबली मूवी देखी थी तो आपने फर्स्ट तो देख ली, आपको ये नहीं पता था कि फर्स्ट मूवी देखने के बाद हमें उसका सेकेंड पार्ट देखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपको डायरेक्टर ने बांध दिया। कैसे बांधा उसने? आपसे ये कह दिया कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। अब आपके अंदर ये एक दुविधा हो गई कि आखिरकार ये हमें जानना है कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, सॉरी कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो आप उस चक्कर में क्या किए, आपने दूसरा पार्ट भी देख लिया। तो वही चीज़ है ऐसे कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है बाहुबली के डायरेक्टर की तरह कि आप उस लेखक, उस पाठक को किस तरीके से अपनी बातों में बांध कर रख सकते हो। क्लियर? और जिस दिन आपके अंदर ये चीज़ आ जाएगी, आपका ऐसे काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और जो बेहतर से बेहतर ऐसे लिखते हैं उनके अंदर ऐसा व्यक्तित्व होता है। क्लियर? और आप भी ऐसा व्यक्तित्व अपना डेवलप कर सकते हैं अगर आप हर सप्ताह या 7 से 8 दिन में एक ऐसे नित्य लिखते हैं। क्लियर?
तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई कि ना तो इसमें पात्र होता है, ना ही पर्दा होता है, और ना ही पन्ना पलटने का इसमें सबसे ज़्यादा डर भी होता है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपने क्लियर की। फिर हम देखते हैं कि जब हम ऐसे के बारे में देख रहे थे कि मानटेन ने किस प्रकार से ऐसे लिखने की शुरुआत की, तो उन्होंने जो ऐसे लिखा उसमें उन्होंने कई सारे प्रयोग किए और वो लिखते थे ऐसे। थोड़े से तथ्यों को उन्होंने अपने में समा लिया और सारी विधाओं से अलग हटकर लिखने का प्रयास किया। लेकिन धीरे धीरे जब समय बदला तो बेकन नाम के एक विचारक थे, उन्होंने बौद्धिकता परक निबंध लेखन की शुरुआत की। बौद्धिकता परक लेखन का मतलब उसमें ये दिखाई पड़ने लगा कि वास्तव में लेखक ने इसमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है, या कहें कि लेखक ने अपनी बौद्धिक परिचय को उसमें दर्शाया है कि वो वास्तव में कितना बुद्धिपरक है। और इसी चीज़ को अपनाते हुए बाद के कई सारे जो व्यक्तित्व थे उन्होंने अपनाया। जैसे माल्थस ने पॉपुलेशन पे ऐसे लिखा, जॉन लॉक ने भी लिखा, बर्नार्ड शॉ ने भी लिखा। कहने का मतलब जब युग बदला, युग के बाद कई सदियां बदली, तो बेकन जैसे विचारकों ने बौद्धिकता को बेस बनाया कि जब भी ऐसे राइटिंग करनी चाहिए तो उसमें व्यक्ति का बौद्धिक परीक्षण अनिवार्य रूप से हो। यानी कि सामने वाले को लगे कि इसने जो राइटिंग की है इसमें इसकी मेहनत है, इसमें इसकी अपनी बौद्धिकता है, इसमें अपनी मौलिकता है। इन सारी चीज़ों का जब समावेश हो तो हम ये कहेंगे कि बौद्धिक परक निबंध है। अब आपके मन में ये आया होगा कि आपने इतनी हमें हिस्ट्री बता दी, तो क्या इस हिस्ट्री का यूपीएससी के ऐसे से कोई संबंध है, या फिर जो यूपीएससी हमसे ऐसे पूछती है उनका इन सब से कोई ना कोई अलग रिश्ता है? तो बिल्कुल भी नहीं। यूपीएससी इसको जोड़कर एक कदम थोड़ा आगे होकर आपसे ऐसे को पूछती है। और यूपीएससी के ऐसे की खास बात ये होती है कि उसके केंद्र में बेसिकली आपका व्यक्तित्व होता है। वो आपसे किसी सूचना की जानकारी नहीं लेती, वो आपसे किसी तथ्यात्मक अभिरुचि की बात नहीं करती, वो आपसे केवल इस बात के लिए बात करती है कि आप अपने व्यक्तित्व के बारे में अपने ऐसे में कितनी ज़्यादा बातें दर्शा सकते हो। क्लियर? तो हम ये देखेंगे कि आखिरकार यूपीएससी का निबंध क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो यूपीएससी का निबंध है उसमें मेन होता है आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व। अब आपके मन में यह आया होगा, क्या सर यूपीएससी में ऐसे ही एक माध्यम है जिससे हमारे व्यक्तित्व का परिचय होता है? तो बिल्कुल भी नहीं। आपके जितने भी पेपर हैं, आप हर अपने पेपर में मूल्यांकन के माध्यम से, विवेचना के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, टिप्पणी के माध्यम से, समालोचनात्मक के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का परिचय देते रहते हो। यहाँ तक कि आप प्रीलिम में भी अपने व्यक्तित्व का परिचय देते हो और साथ ही आप अपने एथिक्स के पेपर में भी व्यक्तित्व का परिचय देते हो। लेकिन उनमें कुछ बातें आपकी छिपी की छिपी रह जाती हैं, या कहें कि आप अपने अंदर के कुछ प्रॉब्लम्स को उनमें छिपा ले जाते हो। लेकिन जब आप ऐसे लिखते हो तो आपका पूरा का पूरा व्यक्तित्व सामने आ जाता है और इसी बेस पे वो निर्धारित कर लेता है कि वास्तव में आप यूपीएससी एस्पायरेंट बनने के लायक हो या नहीं हो। क्लियर? इसीलिए सबसे ज़्यादा कमांड जो करने की ज़रूरत होती है किसी भी एस्पायरेंट को, वो अपने एसे में होती है। और अगर आपका एसे अच्छा हो गया तो आप यकीन मानिए कि आप टॉप 100 की लिस्ट में ज़रूर आ जाओगे। आप कितने भी टॉपर्स को उठाइए, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को हिंदी मीडियम बीट कर पाता है तो वो या तो ऑप्शनल से या तो अपने एसे से, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों इक्वल ही रहते हैं। क्लियर? फिर आप देखोगे जब हम ऐसे लिखते हैं यूपीएससी में तो इसमें हमें भावनाओं को अपनी प्रधानता देनी होती, क्योंकि जब आप व्यक्तित्व के बारे में लिखोगे तो आपके इमोशंस तो अपने आप शो होंगे, आपके विचारधारा जो है वो अपने आप शो होगी। आपकी विचारधारा से वो इस बात का पता लगाते हैं कि आप किस धर्म को, किस मजहब को, किस राजनीतिक पार्टी को या किस विचारधारा को प्रमोट करना चाहते हो। आपका व्यक्तित्व सरकार के प्रति समर्थक का है या आलोचनात्मक का है, या फिर आप सुधारवादी रवैया अपनाते हो। इससे वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। और ख़ास बात यह ये है कि कभी कभी आपसे वो कल्पनाओं की भी बात कर लेते हैं। कल्पनाओं का मतलब
जैसे आपको कोई ऐसे दे दिया एलियन से संबंधित कोई अनसुलझी पहेली सुलझाने के लिए, तो आपको वहाँ पे कुछ कल्पनाएं भी दर्शानी पड़ेंगी, लेकिन आप ऐसी कल्पनाएं नहीं दर्शा सकते हो कि हाँ मैं एलियन से मिला था, क्योंकि वो अमर्यादित हो जाएंगी, अनियंत्रित हो जाएंगी, जो कि अनुशासन की बेड़ियों से मुक्त होंगी। जबकि आपको जो कल्पनाएं करनी है उनका मुख्य फीचर ये हो कि वो अनुशासन की बेड़ियों में बंधी हों, उससे वो मुक्त ना हो। और जब वो उससे मुक्त नहीं होंगी तो आपके अंदर का जो डिसिप्लिन का जो गुण है, आपके अंदर जो विचारों का पुंज है, आपके अंदर जो भावनाओं की एक लहर है, वो आपके व्यक्तित्व में दर्शाएगी। और अगर आपके व्यक्तित्व में इन तीनों चीज़ों का एक उचित समन्वय और सहयोग मिलेगा, तो आपका जो व्यक्तित्व हो काफ़ी समायोजित नज़र आएगा। और आपके इस समायोजित व्यक्तित्व को देखकर आपके अंदर एक यूपीएससी के एस्पायरेंट बनने का फीचर एग्जामिनर को दिख जाएगा। इसीलिए वो आपसे ऐसे राइटिंग कराते हैं। क्लियर? उम्मीद है आपने इतनी सारी बातें, इतने बेसिक फीचर को हमारे साथ कवर किया, आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। क्लियर? अब हमारा जो पार्ट 2 होगा उसमें हम देखेंगे कि वास्तव में जो ऐसे होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, और यूपीएससी में जो ऐसे पूछा जाता है वो किस प्रकार का होता है, और हमें उसे किस तरीके से टैकल करना चाहिए। क्लियर? तो मिलते हैं अपने पार्ट 2 में। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।